बेतुना गंभीर और बहुत ही तगड़ा आक्रमण, और जिसका एक जो लंबी लड़ाई हमारी चली उसका उदाहरण और उसकी कहानी सिर्फ मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। और इसके बाद आप हो सकता है आप सवाल पूछें। ये जो तीसरे दौर की बात मैं कर रही हूँ उसमें ये कोकण का पूरा इलाका जो समुद्री इलाका संपन्न है प्राकृतिक संसाधनों से, उसमें 99 SEZs मंजूर हो, 99 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो ये तीसरे जोन में ऐसी पॉलिसीज आ रही थी जिसमें छोटा छोटा लैंड एक्विजिशन नहीं था, बड़े कॉर्पोरेट्स को एक पूरा इलाका दे देना, और उसमें जो कानून स्पेशल इकोनॉमिक जोन कानून के बारे में आप कितना जानते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक ऐसा कानून आया जिन्होंने कई तरह की नीतियां बदल डाली, पर्यावरण को लेकर नीतियां बदली, जो भू सुधार कानून बने थे उसका अमल ठीक से हुआ भी नहीं था, उतने में भू सुधार कानून को ही पलटने की नीतियां भी उसके साथ आई, गवर्नेंस की पलटने की नीतियां आई, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ आया स्पेशल पर्पस व्हीकल, यानी हम जो जनतंत्र में चुनकर चुनाव में चुनकर लोगों को भेजते हैं गवर्नेंस में, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल ने उसकी जगह ले ली, यानी ग्राम पंचायत का डिसीजन नहीं माना जाएगा लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अलग अथॉरिटी होगी। और उसी के साथ साथ तुरंत बाद आया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। ये तो बहुत ही बड़ी परियोजना है, एकदम मेगा से भी ज्यादा बड़ी कहेंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उसका एक पहला उदाहरण था, और आज देश भर में 5 ऐसे कॉरिडोर्स बनने जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई पहला, अमृतसर से कोलकाता, भारत का नक्शा नजर के सामने नहीं है, अमृतसर से कोलकाता दूसरा, विशाखापट्टनम से चेन्नई तीसरा, चेन्नई से बैंगलोर चौथा, और मुंबई से बैंगलोर पांचवा। 5 कॉरिडोर है जिसमें बहुत ज्यादा एक्विजिशन होने जा रहा है। अब हमारी जो लड़ाई थी उसमें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी एक बहुत बड़ा आखिरी नोड इसी जिले में है, और उसमें 78 गांवों की जमीन यानी 27,000 हेक्टेयर खेती की कृषि जमीन, अच्छी जमीन छीनी जा रही है। पहली लड़ाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा SEZ, इसके आगे मैं पूरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं कहूँगी, SEZ को आप समझ लीजिए, जिसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं सेज। तो ये सेज के लिए यहाँ की जो जमीन ली जा रही थी वो सबसे बड़ा SEZ था महाराष्ट्र, जिसमें 45 गांव की जमीन छीनी जा रही थी, और सारे 45 गांव भूमिहीन हो जाते हैं। और ये SEZ था किसका? आज भी जो सबसे ज्यादा ताकतवर कॉर्पोरेट हाउसेस है देश में, 2 है सबसे ज्यादा, अदानी और अंबानी। तो आजकल उनको हम दो हमारे दो, तो हम दो कौन है वो जानते हो आप, और उनके हमारे दो कौन है वो भी। तो ये अदानी अंबानी जो है उसमें से अंबानी का ये SEZ था, रिलायंस इंडस्ट्रियल हाउस का, महामुंबई SEZ नाम था। 45 गांव 3 तहसील में बटे हुए, उन 3 तहसील के इतने गांव छीने जाते। अब ये जमीन वही जमीन है जहां पे बाबा साहब ने पहली लड़ाई आजादी के पहले से के समय से लड़ी। उनकी यह अगली पीढ़ी है जिनको लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी थी, लेकिन लड़ाई का इतिहास और इसके इतिहास की ताकत साथ में, और उनको लगता है कि यह जमीन हमने लड़के पाई, इसलिए जमीन के प्रति जो निष्ठा है, खेती के प्रति जो निष्ठा है वो भी तगड़ी है, मजबूत है। अब इस ऐसे माहौल में, और वो कम्युनिटी है आगरी कम्युनिटी यहाँ की, जो बहुत मिलिटेंट कहेंगे, बहुत लड़ाकू, और खेती की तरफ अपनी बहुत निष्ठा, इनकी जमीन छीनी जा रही है। और जैसे ये खबर आई कि ये बड़ा SEZ होने जा रहा है, इतने गांव की जमीन जाएगी, रायगढ़ जिले के जो बहुत सारे संगठन हैं उन सब ने मिलकर मीटिंग की, कैसे क्या करें, कैसे लड़ेंगे इसके खिलाफ, और उसमें कुछ एक रणनीति बनी कि हम कैसे लड़ेंगे। और बहुत सारे संगठन उन गांव के किसानों के साथ जुड़े। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि अंबानी जब उतरते हैं किसी जगह पर और अपनी उंगली दिखाते हैं कि ये चाहिए, तो प्रधानमंत्री भी मना नहीं करेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री तो बिल्कुल मना नहीं। तो
तो जो जमीन उनको चाहिए वो उनको मिलेगी। और गांव में कोतवाल होता है, पुलिस पाटिल होता है। गांव के कोतवाल और पुलिस पाटिल से लेकर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक और गांव की पंचायत से लेकर जिला परिषद और जिले के कलेक्टर तक सब उनकी होती, सारा मैनेज। जो तो कहीं भी आपको आंदोलन भी करना है तो लगातार परमिशन लेनी है, मीटिंग करनी है, पब्लिक मीटिंग, परमिशन लेनी और वो नकारनी। उस माहौल में इस लड़ाई की शुरुआत है। और शुरुआत में हमने एक नाटक किया था जिसका नाम था इस देश में चोरों का राज है। और वो नाटक के साथ उन 45 गाँव में बहुत एक माहौल बनाया गया। हम जब जिस समूहों के साथ हम जुड़े थे वो ये जो इलाका है पनवेल और पेड़ का, इसके बगल में ही पेड़ नाम का तहसील है जिसके 24 गांव जा रहे थे। तो इन गांवों की लड़ाइयों में हम ज़्यादातर लड़े थे। बाकी गांवों की लड़ाइयों में और भी संगठन शामिल थे, पार्टियां भी शामिल थी और इसमें लेफ्ट पार्टीज भी थी। यहाँ की पेजेंट वर्कर्स पार्टी है जिसको शेतकरी कामगार पक्ष कहते हैं, वो भी उसमें शामिल। और उसमें जो एक बड़ा मोर्चा बना उसके जो लीडर थे एनडी पाटिल, जो पेजेंट वर्कर्स पार्टी के भी लीडर थे, ये सबके साथ एक बहुत बड़ा मोर्चा बना और एक लंबी रणनीति बनी। और जहाँ जहाँ जैसे हमारी किसी गांव में मीटिंग हो जाती, ये आज इसके खिलाफ लड़ना है और लोगों को जानकारी देनी है, तुरंत उस मीटिंग में आके जो भी 2-4 लोग भाषण करते, कोई किसान होता, कोई शिक्षक होते, कोई और होते जो वहाँ के जाने माने लीडर है, तो मीटिंग के बाद वो गायब हो जाते। गायब यानी मारते नहीं थे, लेकिन वो लड़ाई से निकल जाते क्योंकि उनको मैनेज किया था। और लगातार ये माहौल चल रहा था, तो पैसे का असर बहुत, दबाव दहशत भी बहुत, उसके बावजूद वो लड़ाई चलती है और कई सारे आंदोलन हुए। एक साल में 36 से ज्यादा आंदोलन हो रहे थे लगातार, एक के पीछे एक। लेकिन उसका असर ये हुआ कि बहुत पहले सिर्फ दलालों की बात सुनाई देती कि जमीन तो देनी है, बोले सरकार है, सरकार तो लेके रहेगी और पैसा मिलता है, पैसा ले लीजिए। ये जो बात लगातार चल रही थी, हमने जो लड़ने वाले सारे साथी थे, हमने ये मान लिया था कि हम किसकी आवाज को सुनेंगे। सबकी एक राय थी कि हम जमीन की आवाज सुने। तो जमीन से जुड़ा हुआ जो भी छोटे से छोटा किसान होगा, जमीन पर जिसकी जिंदगी निर्भर है, वो खेत मजदूर होगा। यहाँ पे महाराष्ट्र में कहते हैं 12 बलूतेदार, आपके यहाँ जजमानी सिस्टम जो कहते हैं कि बाकी ग्रामीण कारीगर है जो खेती के मालिक ना हो लेकिन उनकी जीविका खेती पर निर्भर है अन्य तरीकों से, वो भी बाधित है, वो भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड है। उनके साथ उनकी आवाज क्या है और वो क्या कहते हैं वो सुनेंगे और उनके साथ हमको खड़े होना है। हमको बड़े किसानों के साथ नहीं खड़े होना है, हमको जो दलाल वर्ग है उनके साथ नहीं होना है और जो जमीन बेचने के लिए लगे हैं उनकी आवाज नहीं, हम जमीन की आवाज सुनेंगे। और जैसे ही छोटी बड़ी मीटिंगें होती गई और उन मीटिंगों में हमारे उसूल एक ये था कि जब तक महिलाएं मीटिंग में नहीं आती, मीटिंग शुरू नहीं, महिलाओं का आना जरूरी है। तो पुरुष लोग कहते हैं कि नहीं भाई पानी भरने का समय है, अभी तो खाना बनाने का समय है, अभी तो वो काम में लगी है, नहीं आएंगी। उन्हें कहा रुकेंगे, हम इंतजार करेंगे जब तक पहले फिर से वे हाथ लगा दो। गाँव में ये तरीका होता है कि मंदिर में आप घंटी बजाइए, हाथ लगाइए, तो जैसे ही हाथ लगती है लोग आएंगे और बताइए महिलाओं को कि महिलाओं का आना जरूरी है। और कुछ लोग आए हैं बात करने के लिए, अपनी ज़मीनें जा रही है, गांव जा रहा है, तो उसके बारे में बात करने, जानकारी देने लोग आए हैं आए। और हमारा सब जगह का अनुभव ये था कि 10-15 मिनट में जो भी काम हाथ में है छोड़कर महिलाएं मीटिंग में आ रही थी। और अगर हम छोटी जगह में बैठे हैं तो हमको बाहर जाके मैदान में बैठना पड़ता क्योंकि जगह ही काफ़ी नहीं होती। और सब जगह पे और खास करके अग्री कम्युनिटीज़ की महिलाएं जो है बहुत ताकतवर है, उनकी जमीन के प्रति निष्ठा तो दाद देने लायक। तो जो टोन मीटिंग का सेट हो जाता वो महिलाएं सेट करें। वो यही अनुभव हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के क्षेत्र में भी देखा है और SEZ के क्षेत्र में भी देखा।
तो जगह जगह से फिर ये जुटना शुरू हो गया, रैली शुरू हो गई, कितने सारे आंदोलन के कई सारे तरीके अपनाए। उसमें से जो आवाज उठी है वो मैं ज्यादा आपके साथ शेयर करूँ, उससे जो तर्क निकले वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हम लड़ाई कैसे आगे बढ़े इस पर। उस लड़ाई के तर्क ये थे कि आप हमारी जमीन छीन रहे हो, पैसे दे दो। आज हमको 10 लाख आप दे रहे हो, 10 लाख तक का रेट था, प्रति एकड़ 10 लाख। और सारे अखबारों ने उस पर एडिटोरियल छापा कि दानशूर अंबानी, अरे 10 लाख रुपया दे रहा है प्रति एकड़, फिर भी किसान क्यों नहीं मान रहे? 10 लाख क्या होता है? ये बात है 2006-2007। और तब बगल में ही नई मुंबई इलाका जो है जिसे कहा जाता है, वहां पे सिडको ने अक्वायर की हुई जमीन, सिडको यानी सरकारी मशीनरी है, उन्होंने वो जमीन वहां एसईजेड बनाने के लिए जो अंबानी को दी, उसकी कीमत सरकार ने लगाई थी 1 करोड़ 20 लाख रुपया प्रति एकड़। तो सरकार ले रहा है 1 करोड़ 20 लाख और किसानों को दे रहा है 10 लाख। और वो कोई डेवलप लैंड नहीं थी, ऐसी जमीन जो खेती की जमीन है, वैसे ही वहां बंजर जमीन पड़ी थी, उसकी कीमत वो ये लगा रहा है। तो सवाल ये था कि ये क्या है, हमारी मांग कभी भी पैसा बढ़ा के दो ये नहीं रही, लेकिन उसमें से एक तर्क ये निकला कि आपके पैसे की कीमत लगातार नीचे आती है। यानी मेरे नाना जब जाते थे बाजार में तो 5 रुपए में 2 थैलियां भर के सामान लाते थे। मेरे बाबा जब जाने लगे तो 100 रुपए में थैली भर के लाते थे। आज मैं 1000 रुपया लेके निकलूं तो भी 2 थैलियां नहीं भरी। तो पैसा की कीमत नीचे आ रही है। लेकिन उसी के उल्टा देखिए कि जमीन की कीमत मेरे नाना के दादा के वक्त क्या थी, मेरे पिताजी के वक्त क्या रही और आज क्या है। तो जमीन की कीमत बढ़ रही है, पैसे की कीमत नीचे आ रही है। तो प्योर इकोनॉमिक और अर्थशास्त्रीय सवाल ये था कि हमारी पुरखों ने रखी हुई जमीन, प्रकृति का संसाधन जिस पर हमारी जीविका निर्भर है, वो एक ऐसा संसाधन, उसकी कीमत सिर्फ पैसे में करके, और वो भी जो नीचे जा रहा है, कीमत नीचे है उसकी, और हमारी जमीन की कीमत ऊपर जाएगी। आप परमानेंटली कैसे दोगे? हम नहीं देंगे। तो तर्क नंबर 1 ये था कि हम पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि पैसे की कीमत क्या है और जमीन की क्या है हम जानते हैं। दूसरा तर्क ये था कि कभी इस देश में ऐसा कोई नियोजन हुआ है कि कितनी जमीन किस चीज के लिए रखनी चाहिए। जैसे जंगल की एक है 33% ऑफ द लैंड, यानी 33% जमीन जंगल के नीचे होनी चाहिए। लेकिन ये जो भोजन की सुरक्षा है उसके लिए कितनी जमीन खेती के नीचे होनी चाहिए? कभी ये लैंड यूज प्लान बना है इस देश में? या कभी सरकार ने ये बात उठाई है कि इस देश की इतनी 140 करोड़ की आबादी है, उसकी भोजन की सुरक्षा के लिए इस देश में खेती पर में कितनी जमीन होनी चाहिए? उसका कोई गणित ही नहीं। तो अगर सरकार नहीं कह रही है तो किसान ये गणित रखेंगे और हम ये कहेंगे कि भोजन की सुरक्षा यह सबसे बड़ा मकसद है देश के विकास का।